आगे तो जीत है। क्लास में लेट हो गया बेटा क्योंकि मेरी अभी से जो जस्ट जो पहले क्लास थी थोड़ी लेट छूटी तो और हो गया लेट ऐड करते करते। चलो स्टडी करते हैं हम लोग बात करें बेटा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अभी तक में जो भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स थे हम लोगों ने उसको बनाया, उससे रिलेटेड उसके फॉर्मुलेशन को देखा, सॉल्वेंट में क्या इस्तेमाल करेंगे, उन सारी चीजों को भी हम लोगों ने ऐड किया। अब प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार है और प्रोडक्ट बनने के दौरान हमें कई सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप भी समझ सक रहे हो कि हम एक स्टराइल प्रोडक्ट को बना रहे हैं और स्टराइल प्रोडक्ट जो है पूरी तरह से सील्ड, उसके लिए हर्मेटिकली सील्ड बोल सकते हैं कि जो हमने सिस्टम, जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया वो पूरी तरह से हर्मेटिकली सील्ड हो, मतलब एयर कोई एक जगह से दूसरी जगह ना पास हो रहा हो, ना उसमें किसी पायरोजन का आने जाने का कोई ऐसा मीडियम हो, पूरी तरह से सील होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट द लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो। और उस स्टेबिलिटी टेस्टिंग को करने के लिए प्रोडक्ट को बनाते समय, प्रोडक्ट के सिलेक्शन करते समय और प्रोडक्ट को बनाने के बाद बहुत तरह की जो टेस्टिंग जो की जाती है हम लोग उसी को स्टडी करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में। पहली टेस्टिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है रॉ मटेरियल और उनके कंपोनेंट्स की टेस्टिंग। दूसरी टेस्टिंग होती है इन प्रोसेस क्वालिटी टेस्टिंग, मतलब एनवायरनमेंट जहां पे वो बनाया जा रहा है, माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स, उन सब चीजों को चेक करते हैं। जब मटेरियल हमारा बन के तैयार हो जाता है, उसकी पैकेजिंग हो जाती है, तो उसकी पैकेजिंग, लेवलिंग और जो हमारा जो प्रोडक्ट हमारा फिनिश हो चुका है, उन सब चीजों के लिए भी हम लोग मेनली 5 टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट जो होता है वो ग्लास और रबर सब के लिए करते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट। पैकेजिंग में आप उसको डिटेल से स्टडी करोगे। ऐसा मैंने आपको ग्लास का टेस्ट भी मैंने कल की क्लास में आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को तो बताई भी थी। इसके अलावा पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजेन टेस्ट और स्टेरिलिटी टेस्ट, ये 4 ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पूरे डिटेल से पता होना चाहिए कि पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट है क्या। जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसमें किसी तरह का लीकेज ना हो, तो उस लीकेज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लीकर टेस्ट करते हैं। 1% मिथिलीन ब्लू के सॉल्यूशन में हम लोग अपने एम्पूल्स को डिप कर देंगे और अगर उसमें किसी भी तरह का लीकेज होगा तो जो मिथिलीन ब्लू का जो सॉल्यूशन है उस एम्पूल्स के अंदर में चला जाएगा। अगर मैं इसको डिटेल से अभी जस्ट एक और स्लाइड के बाद में बताऊंगा ही, अभी जस्ट मैं आपको ये संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट के लिए हम लोग लीकर टेस्ट करते हैं, जिसमें मिथिलीन ब्लू टेस्ट है, स्पार्क टेस्ट है और हैमर टेस्ट है। मिथिलीन ब्लू टेस्ट मेनली हम लोग एम्पूल्स के लिए करते हैं, स्पार्क टेस्ट और हैमर टेस्ट खास करके हम लोग वायल्स के लिए करते हैं, है ना। अब आते हैं बेटा हम लोग बबल टेस्ट, प्रेशर और वैक्यूम डीके टेस्ट, केमिकल प्रेशर टेस्ट और विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। इसमें इट मींस कि हम लोग विजुअली देख के भी पता लगाएंगे कि हाँ हम लोगों का लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो एक एक करके पहले हम लोग इसको डिटेल करेंगे, फिर क्लैरिटी टेस्ट पे जाएंगे, उसके बाद पायरोजेन पे जाएंगे और आखिरी में स्टेरिलिटी टेस्ट पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट, इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट में क्या करते हैं। और सबसे पहला टेस्ट है बेटा हमारा लीकर टेस्ट। लीकर टेस्ट में हम पहले मिथिलीन ब्लू को लेते हैं। अब इस मिथिलीन ब्लू की जगह आपका होगा मन कि हम किसी और को लेकर टेस्टिंग कर लें, तो बेटा मिथिलीन ब्लू को इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये ब्लू कलर के होते हैं, इजीली जो है विजुलाइज हो जाए और ये इजीली पेनिट्रेट भी कर पाते हैं, तो इसी की वजह से मिथिलीन ब्लू को लिया जाता है। और ये प्रोसेस जो होती है ऑटोक्लेविंग के जरिए होती है। मान लो कि ये एक ऑटोक्लेव है, हमने क्या किया, इसमें ढेर सारे एम्पूल्स को हमने डाल दिया, मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप बोलोगे सर ऑटोक्लेविंग ही क्यों? ऑटोक्लेविंग के जरिए निगेटिव प्रेशर को क्रिएट किया जाता है और निगेटिव प्रेशर अगर उस जगह पे क्रिएट होगा तो ऐसे कंडीशन में ये मिथिलीन ब्लू क्या हो जाएगा, अगर इसमें कोई भी लीकेज होगा इसके अंदर में चला जाएगा। इसीलिए ऑटोक्लेविंग के दौरान इस चीज को परफॉर्म किया जाता है मिथिलीन ब्लू, और इसका परसेंटेज होगा 0.5 से लेके 1% मिथिलीन ब्लू को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ऑटोक्लेविंग के दौरान हम लोग इसको करते हैं ताकि निगेटिव प्रेशर को क्रिएट किया जा सके और निगेटिव प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से जो भी मिथिलीन ब्लू का जो सॉल्यूशन है एम्पूल्स के अंदर में आ जाएगा। अगर ये लीकेज होगा तो हमें पता चल जाता है कि हमारे एम्पूल्स में किसी न किसी तरह का डिफेक्ट है। दैट इज द मिथिलीन ब्लू टेस्ट फॉर द एम्पूल्स। क्लियर है ये चीज? चलो अब आते हैं बेटा अगले टेस्ट पे, है ना। अब आते हैं अगला जो टेस्ट है, दैट वन इज द स्पार्क टेस्ट। आखिरकार ये स्पार्क क्या है और आखिरकार ये प्रोब क्या है और ये ब्लू स्पार्क आने का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो ये समझ जाना कि ब्लू स्पार्क अगर आ गया, ब्लू स्पार्क अगर तुम्हारा आ गया मतलब तुम्हारा वायल्स जो है पूरी तरह से सील है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ब्लू स्पार्क अगर नहीं आता है, ब्लू स्पार्क अगर नहीं आता है तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसे कंडीशन में वहां पे लीकेज होने की संभावना है। चलो आते हैं हम लोग इस चीज को देखते हैं। बेटा ऑटोक्लेविंग में किया जाता है, अगर ऑटोक्लेविंग हीट सेंसिटिव ड्रग है तो नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ऑटोक्लेविंग ही किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, खींचना चीजों को।
है ना। प्रेशर कुकर में डालोगे तो प्रेशर क्रिएट होता है स्टीम की वजह से, उसी तरह का प्रेशर हमें क्रिएट करना है। किताबों में मेंशन किया गया हुआ है कि ऑटोक्लेविंग को परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑटोक्लेविंग से ही नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट किया जा सके, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि बेटा ऑटोक्लेविंग को करने का क्या मतलब है। ऑटोक्लेविंग का मतलब होता है नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करना। नेगेटिव प्रेशर होगा क्रिएट, तो ये जो ब्लू आपका डाई है एम्पूल्स में अंदर में जाता चला जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पे लीकेज है। अब बात करते हैं बेटा स्पार्क टेस्ट की। मैं बात कर रहा था बेटा स्पार्क, या इसी को ब्लू स्पार्क टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्लू स्पार्क क्यों कहते हैं और ब्लू स्पार्क आने का मतलब क्या हुआ? ब्लू स्पार्क आने का मतलब हुआ आपका प्रोडक्ट एकदम सही है, आपका प्रोडक्ट एकदम सही है, पूरी तरह से सील है। ब्लू स्पार्क नहीं आ रहा है, मतलब है आपके प्रॉब्लम, आपके जो वायर्स में किसी न किसी तरह का लीकेज है। अब आपको मैं ये समझाने वाला हूं कि आखिरकार ये प्रोब क्या होता है और ये ब्लू स्पार्क का मतलब क्या है और ये आता कैसे है ना। अब देखो यहां पे क्या है, प्रोब इज अप्लाइड outside the bottle moving from the liquid layer to the air space। प्रोब का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रीशियन को देखे होगे बहुत बार कहां कहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, वो क्या करता है अपने टेस्टर के जरिए ऐसा ऐसा यू चेक करता रहता है कि हाँ इस जगह इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां आ रही है, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। उसी तरह से ये प्रोब समझ लो, ये प्रोब हमारा एक तरह का टेस्टर है ना। एक तरह का आपका क्या बेटा टेस्टर है ना। एक तरह का क्या बेटा ये टेस्टर है। हमने क्या किया, बॉटल के ऊपर में यहां पे हमने ये प्रोब को घुमाना शुरू किया फ्रॉम द लिक्विड लेयर इनटू द स्पेसिस। मान लो कि अगर इस जगह पे जो वैक्यूम है, अगर इस जगह पे पूरी तरह से वैक्यूम है, मतलब कि कोई लीकेज नहीं है, ऐसे कंडीशन में जहां पे वैक्यूम हो रहा है मतलब वहां पे प्रेशर जो है ड्रॉप डाउन है। और अगर प्रेशर ड्रॉप डाउन है ऐसे कंडीशन में ये जो यहां से ये लाइटिंग आपकी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे ये ब्लू कलर की लाइट देने लग जाएगी। अगर वैक्यूम है तो, अगर प्रेशर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जैसे लेके जाओगे वहां पे स्पार्क होगा अंदर ही, और स्पार्क होके वहां पे ब्लू कलर का तुम्हें दिखने लगेगा। इसीलिए हम इसको ब्लू स्पार्क टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर लीकेज होगा तो वहां पे वैक्यूम रहा नहीं, एयर आ गया, और एयर अगर आ गया तो वहां पे ये ब्लू स्पार्क नहीं जलता है, और इसके बेस पे हम पता लगा लेते हैं कि हमारे बॉटल के अंदर में किसी न किसी तरह का लीकेज है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू स्पार्क टेस्ट फॉर द वायर्स एंड बॉटल्स। इस चीज को बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि है क्या, रट लिया छोड़ दिया। प्रोब का मतलब होता है वही इलेक्ट्रिसिटी चेक हो रही है, ऐसे मतलब समझो। वैक्यूम है तो प्रेशर वहां ड्रॉप होगा, प्रेशर अगर ड्रॉप है तो जैसे प्रोब वहां पे लेके जाओगे वहां पे स्पार्किंग टाइप का ब्लू कलर का तुम्हें दिखने का लगेगा, इसीलिए इसको ब्लू स्पार्क टेस्ट बोलते हैं। लीकेज होगा बॉटल में तो एयर आ गया, एयर आ गया तो स्पार्क नहीं होगा, नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि इस जगह पे लीकेज है। आया समझ में? क्लियर बेटा इतना? अरे ये कैसे चलेगा कि ये स्पार्क दिखाई देगा, लेंस लगाए रखेंगे वहां पे तो, अरे आंखों से देखना और कैसे दिखेगा यहाँ पे, प्रैक्टिकल भी करोगे इसको और देखो इस चीज को। क्लियर है ना? एयर अगर नहीं है ना, चलो अब आते बेटा हम लोग हैमर टेस्ट। अरे और कैसे दिखेगा बेटा, क्लियरली लिखा हुआ प्रोब इज अप्लाइड आउटसाइड द बॉटल मूविंग फ्रॉम लिक्विड टू द एयर स्पेसेस, ए ब्लू स्पार्क डिस्चार्ज अकर्स इफ द एयर इज इवैक्यूएटेड। एयर अगर नहीं है, एयर अगर नहीं है, वैक्यूम है, प्रेशर ड्रॉप है तो वहां पे ब्लू। अरे इतना समय में लगाओगे तो कर पाओगे खत्म, बताओ ना। चलो एयर इज इवैक्यूएटेड का मतलब है तो वैक्यूम है ना। चलो आगे आते हैं हैमर। कभी अंधे लोगों को देखा, जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, रास्ते में गुजरते चले जाएंगे, वो आवाज सुन के उनको पता चल जाता है कि कौन सी साइकिल आ रही है, कौन सा बाइक आ रहा है, उसकी स्पीड क्या होगी, और वो बिना किसी सहारे से एक साइड से दूसरे साइड पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं बेटा इस तरह हैमर टेस्ट का। बेटा अगर आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं बेटा, अगर मैं इसी चीज को समझाते रहा आधे घंटे 1 घंटे तक में भी ना, तो मैं गारंटी देता हूं ऐसे बच्चे जो नहीं समझने वाले हैं उनको एक क्या 100 बार बता दूंगा, 101वें बार बोलेंगे सर इसको एक बार और बता दो, एक बार और। उनको आप अपने अंदर में संतोष ही नहीं होता कि हम इस चीज को समझ चुके हैं, फिर भी जबरदस्ती का सर इसको समझा दो, इसको समझा दो, इसमें पानी है, इसमें एयर है, इसमें वैक्यूम है, जबरदस्ती का, बिना कोई मतलब है क्या इसका यार। अरे ये बॉटल है, बॉटल में नीचे लिक्विड होगा, ऊपर में वैक्यूम होगा, हम टेस्ट कर रहे हैं, स्पार्क जैसा कुछ हमें दिखेगा, जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट है हम उस चीज को देखेंगे, स्पार्क आया, वैक्यूम था तो समझ जाएंगे लीकेज नहीं है। लीकेज हो गया मतलब एयर अंदर आ गया, है ना, तो स्पार्क आपको नहीं दिखेगा। सिंपल सा टेस्ट है। अब आ जाओ बेटा हैमर टेस्ट में। ठीक है, हैमर का मतलब होता है, मैंने बताया ब्लाइंड, कि सुन के हम पता लगा ले कि हमारा अंदर का जो साउंड जो है वो किस तरह का प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूम, वैक्यूम का प्रेजेंस और एयर के प्रेजेंस के बाद का आवाज।
जैसे बोलते हैं ना कि मटके को ठोक के हम उसमें पता लगा लेंगे कि इसकी जो अंदर का जो मतलब जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है कैसी, आवाज को सुन के पता लगा लेना है। मतलब वैक्यूम अंदर है या लीकेज हो गया है, ये हैमर साउंड की वजह से, वाटर हैमर साउंड को हम सुन के इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं। दैट टेस्ट इज नोन एज द हैमर टेस्ट। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारा, तो मेरे ख्याल से तीनों समझ गए होंगे, और ये तीनों मेन है मिथिलीन ब्लू टेस्ट एम्पूल के लिए, ये दोनों वायल्स और बॉटल्स के लिए है ना। इसमें 0.5 से लेके 1% नेगेटिव परसेंट को क्रिएट करते हैं। दो तरह से एम्पूल्स की सीलिंग की जाती है, टिप सील और पुल सील, है ना। स्पार्क टेस्ट और हैमर टेस्ट को, इसको ब्लू स्पार्क टेस्ट भी बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट हमारा ठीक है, वैक्यूम क्रिएटेड है, तो ब्लू कलर का स्पार्क हमें दिखाई देगा। अगर ये खराब होगा तो स्पार्क होगा ही नहीं होगा, और ये आवाज सुन के करते हैं। इसी तरह से ये बबल टेस्ट होता है, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, आंखों को देख के, प्रेशर या वैक्यूम डीके टेस्ट, केमिकल प्रेशर टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो तो पैकेज इंटीग्रेटेड टेस्ट में आ गया। अब आते हैं बेटा हम लोग क्लैरिटी टेस्ट। ठीक है, आखिरकार इस क्लैरिटी टेस्ट में होता क्या है, जो भी हमारा वायल्स या एम्पूल्स है और जो ड्रग है, उस ड्रग में पर्टिकुलेट मैटर का एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलेट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट होगा तो हम मान के चलेंगे कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट जो है कॉन्टामिनेटेड है। इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और दूसरा आता है हमारा कौन सा, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड सेंसर मेथड। हम इसमें लाइट स्कैटरिंग मेथड से भी देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मेथड के जरिए भी देखा जाता है। और अकॉर्डिंग टू द आईपी कितना कितना परमिटेड है, हम लोग इस चीज को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएसपी जो भी परमिशन है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग में देखते हैं कि अगर 10 माइक्रोमीटर या लार्जर साइज का पार्टिकल्स है तो 50 पार्टिकल्स 1 ml में क्या होता है, अलाउड होता है। अगर 25 माइक्रोमीटर या लार्जर है तो उसके लिए 5 पार्टिकल्स जो है 1 ml में अलाउड है। अगर पार्टिकल साइज जो है 50 माइक्रोमीटर है या इससे बड़े साइज है तो इसका इस जगह पे कोई परमिशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द आईपी, हमारे किसी भी पर्टिकुलेट मैटर का हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए 50 पार्टिकल्स 1 ml में, 10 माइक्रोमीटर के 50 पार्टिकल्स हो सकते हैं 1 ml में, या नहीं तो 25 माइक्रोमीटर के 5 पार्टिकल्स हो सकते हैं 1 ml में। और इस स्टैंडर्ड को हमें जरूर से ध्यान में होना चाहिए, लार्ज के कंटेनर में भी, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन के कंडीशन में भी, और स्मॉल वॉल्यूम के कंटेनर्स के प्रिपरेशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी। और खास करके आप यूएसपी को ना भी रखो ध्यान, तो आईपी को तो आपको जरूर से ध्यान में रखना चाहिए ही, जरूर से। ठीक है बेटा, स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, आईपी के अकॉर्डिंग्स में इनको भी हमें देखना रहेगा। क्लैरिटी टेस्ट देखते हैं, पर्टिकुलेट मैटर टेस्ट देखते हैं। लाइट के स्कैटरिंग होने से हमें पता चल जाता है कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स, हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं ड्रग पार्टिकल, आप भी ऐसा समझ सकते हो कि एम्पूल्स है, और एम्पूल से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को गुजारेंगे, तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है उतना ही ज्यादा होगा उस पार्टिकल से, उस साइड में उतने कम जाएंगे लाइट, और जितने कम पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा लाइट जो है इस पार से उस पार में ट्रांसफर हो जाएगा। इन्हीं सबसे टेस्ट करते हैं लाइट स्कैटरिंग मेथड, है ना। ये ओवरऑल है अकॉर्डिंग टू द आईपी, है ना। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, काउंटर मेथड से भी हम लोग इन सब चीजों को चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग पायरोजेन। नील मतलब एक भी नहीं होने चाहिए। मान लो कि कोई पेरेंटल प्रोडक्ट आपने बनाया, 50 माइक्रोमीटर हो गया, तो इतना लार्जर साइज का पार्टिकल अगर पेरेंटल प्रोडक्ट में होगा तो पेरेंटल प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, ये नील का मतलब इतने साइज के पार्टिकल्स परमिटेड ही नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं पायरोजेन। आखिरकार ये पायरोजेन है क्या, और इस पायरोजेन टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो पायरोजेन दे आर द इंडोटॉक्सिन्स एंड दे आर द लिपोपॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हुआ है कि आखिरकार जो ये पायरोजेन टेस्ट है ये है क्या। पायरोजेन जो होते हैं दे आर द इंडोटॉक्सिन्स एंड दे आर द लिपोपॉलीसैकेराइड्स। लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं और ये बॉडी में हमारे फीवर काउज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये होता क्यों है, ये होगा माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने की वजह से। अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट में किसी भी तरह का बैक्टीरिया या किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो दे प्रोड्यूसेस द इंडोटॉक्सिन्स, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फीवर के रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने का काम करेगा। इसके लिए अलग अलग से टेस्ट है। पहला है लाल टेस्ट, लाइमोलस एमियोबियोसाइट लाइसेट टेस्ट। आपको भी पता है कि ये हॉर्स सू क्रैब से हमें ऑब्टेन होता है। लाइमोलस एमियोबियोसाइट लाइसेट, इसमें एक कंपाउंड होता है लाइसेट। अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, अगर स्टेराइल प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का पायरोजेन है, इंडोटॉक्सिन है, तो वो लाइसेट के कांटेक्ट में आते के साथ में जेल प्रोड्यूस कर देगा। अगर जेल का फॉर्मेशन हो गया मतलब हमारा प्रोडक्ट खराब है। जेल अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ मतलब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ही सही है। और ये लाल टेस्ट इस रैबिट टेस्ट से कई गुना, 5 से 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा अच्छा होता है, और इसको लैब में सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं हम लोग।
लाल टेस्ट, इसका एक बॉटल आता है, लिक्विड होगा, लिक्विड को निकालेंगे, हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के साथ में मिक्स कर देंगे। कंटामिनेशन होगा तो क्लॉट हो जाएगा, कंटामिनेशन नहीं होगा तो क्लॉट नहीं होगा। बहुत ही आसान सा है। दूसरा जो टेस्ट है, दैट वन इज द रैबिट टेस्ट, है ना। इसमें दो टेस्ट होता है, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको हम लोग साम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और मेन टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद है मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। तीन टेस्ट हम लोग इसके लिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हम लोग देखेंगे लाल टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमोलस अमीबियोसाइड लाइसेट टेस्ट। यहाँ पे लाइसेट के साथ में आते ही हमारा ड्रग क्या हो जाएगा, कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग एक हॉर्सू से ऑब्टेन करते हैं, लाइमोलस पॉलीफेमस हॉर्सू क्रेब, ठीक है। इसी से ऑब्टेन किया जाता है और क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। और ये रैबिट से 5 से 10 गुना टाइम्स क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग रैबिट टेस्ट पे। रैबिट टेस्ट में पहला टेस्ट है प्रीलिमिनरी टेस्ट। यहां पे क्या करते हैं, जो भी रैबिट हम लोग लेंगे उस पे पहले से किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया हुआ हो, और इस रैबिट के फीवर के रिस्पॉन्स से ऑब्वियसली है कि अगर हम लोग खुद ही सोच लो कि कोई अगर कंटामिनेटेड फूड को खाएंगे तो ऑब्वियसली है कि बॉडी का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। सेम चीज इस जगह भी हो रही है कि रैबिट को हमने पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया, उसके बॉडी का टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं हुआ। फिर हमने दूसरे ग्रुप ऑफ द रैबिट को अपना जो ड्रग था हम उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए, मालूम चला कि रैबिट का फीवर का रिस्पांस इंक्रीज हो गया, रैबिट का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो रैबिट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ मतलब कि हमारे ड्रग में कहीं ना कहीं पायरोजेन था। वही ये टेस्ट है जिसको हम लोग रैबिट टेस्ट भी बोलते हैं, या इसी को रैबिट फीवर रिस्पांस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आसानी तरीके से समझा भी जा सकता है ना। इन्फेक्टेड को लेंगे क्या बेटा, ऐसे रैबिट को सिलेक्शन किया जाता है जो कि बहुत ही हेल्दी हो, जिसका बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट ज्यादा ना होता हो। हम ऐसे रैबिट को ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। हो सकता है कि हमने ड्रग दिया, रैबिट का बॉडी का टेम्परेचर किसी और वजह से चेंज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बेटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम लोग रैबिट को हम लोग एक्यूरेट मेथड हम लोग नहीं मान के चलते हैं, लाल टेस्ट को हम लोग एक्यूरेट मेथड मान के चलते हैं, जिसके जरिए हम लोग एक्चुअल टेस्ट को कर पाते हैं। तो आइए इसको एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। चलो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 रैबिट को लिया, 3 रैबिट्स हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3 रैबिट्स को हम लोगों ने लिया और उसको बॉडी के टेम्परेचर को लगभग 1.5 घंटे तक हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में डाला बिफोर द इंजेक्शन। इंजेक्शन अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाया है ना, अभी तक हम लोगों ने इंजेक्शन इसको नहीं लगाया है। इसका नाम देखो, प्रीलिमिनरी टेस्ट, हम लोग इसको स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ठीक। हॉर्सशू क्रैब मतलब बेटा ये एक क्रैब की प्रजाति है, केकड़े की प्रजाति है, उसी क्रैब को बोला गया हुआ है हॉर्सशू क्रैब, दैट इज द क्रैब। क्रैब मतलब होता है केकड़ा, उसी केकड़े से मिलता है, ठीक है। साम टेस्ट भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंजेक्शन नहीं लिया, यहां पे हमने पहली बार रैबिट को इंजेक्शन लगाया आफ्टर द 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे के बाद स्टेराइल पायरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन को हम इंजेक्ट करेंगे इंट्रावेनसली 1 kg पे लगभग 10 ml के डोज के साथ, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और हम लोग क्या करेंगे, लगातार 3 घंटे तक, हम लोगों ने स्टैंडर्ड इसको क्यों बोला, हमने इस जगह कोई भी ड्रग नहीं लिया हुआ है, हमने यहाँ पे सलाइन सॉल्यूशन हमने दिया है, पायरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन, इसी को हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने इसको प्रीलिमिनरी टेस्ट या साम टेस्ट के नाम से दिया। 3 घंटे तक 30 मिनट्स के इंटरवल पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बॉडी टेम्परेचर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और आफ्टर द हम लोग 0.6 डिग्री टेम्परेचर से, इस क्वेश्चन को आपको इस जगह से पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है इस जगह हम किसी भी तरह का ड्रग नहीं दे रहे हैं, हम इस जगह सलाइन सॉल्यूशन ले रहे हैं, सलाइन सॉल्यूशन इंट्रावेनियसली 10 ml पर केजी के अकॉर्डिंग लगातार 3 घंटे तक हर 30 मिनट्स पे रैबिट के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और सभी उन एनिमल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब हम उन सभी एनिमल को हटा देते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ हो। आया समझ में, इस जगह पे आया समझ में। हमने उन एनिमल्स को हटा दिया क्योंकि हमें आगे टेस्ट करनी है अपने मेडिसिन की, अपने ड्रग की मेडिसिन की हमें टेस्टिंग करनी है। हमने क्या किया, उन एनिमल्स को हटा दिया जिसके बॉडी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री टेम्परेचर से क्या हुआ हो, मॉडिफाई हुआ हो फॉर द मेन टेस्ट। लिखा हो, एकदम क्लियरली लिखा, पढ़ के देखो एकदम से क्लियर कट समझ में आएगा। बेटा इस जगह माइस
रैबिट को लेते हैं, माइस नहीं लेते, रैबिट, इसलिए तो नाम इसका रैबिट टेस्ट है। 3 रैबिट को लिया, 90 मिनट्स के बाद हम लोगों ने उसको इंजेक्शन दिया सलाइन सॉल्यूशन का। क्या पता कि रैबिट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो। रैबिट के प्रॉब्लम को देखने के लिए हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया है। हर आधे घंटे तक हम उन रैबिट के बॉडी के टेम्परेचर को चेक करेंगे। हमें आगे के टेस्ट के लिए हेल्दी रैबिट को लेना है। कोई भी डिफेक्टिव पीस को ले लेंगे तो पता चलेगा कि हमारा प्रैक्टिकल तो आगे का खराब हो जाएगा। आप इस चीज को समझते हो ना कि प्रैक्टिकल में उन्हीं चीजों को लेके जाना है जो अच्छी चीज हो, बेहतर चीज हो, क्योंकि अगले फेज में हमें अपने दवा का टेस्ट करना है। जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमने बनाया है उन पेरेंटल प्रोडक्ट की टेस्टिंग हमें करनी है। तो पहले फेज में हमने सलाइन वाटर लेके ये सारा टेस्ट करके जो भी डिफेक्टिव पीस सब है उन सबको हटा के फ्रेश पीस को लेना है। बस इतना ही समझना है इस चीज को, ठीक है। चलो आगे के फेज में देखो। अब आते हैं मेन टेस्ट, ठीक है। क्लियरली तो लिखा हुआ है 10 ml पर केजी के हिसाब से, मतलब आधा केजी का रैबिट है तो 5 ml देना है, 2 केजी का है तो 20 ml देना है। किसी की खुराक ज्यादा होगी, किसी की खुराक कम होगी, उसके बॉडी वेट, इन सब के अकॉर्डिंग तो आप इसको टेम्परेचर। अब छोटा सा बेचारा रैबिट होगा, 20 ml उसको ठोक दोगे तो बेचारा उसका तो ऐसे ही फीवर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इंजेक्शन को देख के ही उसका फीवर इंक्रीज हो जाएगा, तो फीवर इंक्रीज होने से भी बचाना है, ठीक है। सलाइन सॉल्यूशन से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसी चीजों को तो यहां चेक किया जा रहा है कि सलाइन को देने से रैबिट को कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। आप ऐसा सोचते हो किसी डरपोक इंसान को मिशन पे लेके जाया जाता है, मुझे तो पहाड़ी चढ़नी है तो पहाड़ी पे चढ़ाने से पहले, माउंटेन पे ले जाने से पहले मैं 5 दिन आपको फील्ड में बुलाऊंगा और दौड़ाऊंगा। आपको बोलूंगा ऊंचे स्थान पे जाओ, स्पीड से आओ, आपकी टेस्टिंग करूंगा ना मैं, उसके बाद तो माउंटेन पे लेके जाऊंगा मैं क्लाइंबिंग के लिए। तो ये माउंटेन पे जाने से पहले की तैयारी है। सलाइन सॉल्यूशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब तो वो आगे जाने के लायक ही नहीं है। वो ऐसे रैबिट आगे जाने के लायक ही नहीं है जो थोड़ा सा ये सलाइन वलाइन के आने से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसीलिए हम उन सब चीजों को हटा देते हैं। अब इस चीज को समझिए कि माउंटेन पे जाने से पहले, क्लाइंबिंग से जाने से पहले, है ना, इसी चीज को होगा। चलो अब आते हैं बेटा, एक ही पेज पे पढ़े रहूंगा फिर तुम्हारे क्वेश्चन वही बात होगी ना। बहुत सारे बच्चों को ना संतोष ही नहीं होता, और मैं क्या होता है ना, कमेंट पे आंखें चली जाती है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ एक बच्चा ये नहीं समझा, इसको भी समझा दो। अब उसी चक्कर में मतलब समझ चुके हैं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी जान के अनजान बने रहेंगे कि हमें सर ये ना समझ में आया, एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, फिर एक ही पेज में अटके रहोगे। आज अब अगले पे, अब मैं नहीं देख रहा किसी का। अब आ जाओ बेटा मेन टेस्ट पे। मेन टेस्ट जो हो रहा है उसमें से जो हेल्दी आएंगे 3 रैबिट, है ना, उनमें से किसी रैबिट को ऐसा नहीं इस्तेमाल करना है जिसका बॉडी का टेम्परेचर जो है 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो या 38 डिग्री से कम हो। डिफेक्टिव पीस को क्लाइंबिंग के लिए लेके ही नहीं जाना। डिफेक्टिव पीस को माउंटेन पे क्लाइंबिंग के लिए लेके ही नहीं जाना कि थोड़ा सा दौड़ने से हाफने लग जा रहे हो। ऐसे रैबिट को पहले ही छोड़ देना है जहां टेम्परेचर 0.6 डिग्री से वेरिएशन हो रहा हो। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इस जगह पे ध्यान देंगे, इस जगह भी टेम्परेचर पे ध्यान दे। अब इसके बाद हम उनके ईयर के जरिए, मार्जिनल वेन के जरिए अपने ड्रग सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे। 4 मिनट तक जो भी होगा हम धीरे धीरे तक करके ड्रग को उसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और अगले 30-30 मिनट पे 3 घंटे तक हम लोग उसका क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को हम लोग टेस्ट करेंगे। और इस तरह से करके इनिशियल और मैक्सिमम जो उसका टेम्परेचर होगा उस रिस्पॉन्स को देख के हमें पता चल जाता है कि हमारे ड्रग में पायरोजेन था या नहीं था। बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है सभी रैबिट का, मतलब कि हमारे ड्रग में पायरोजेन था। अगर इनका टेम्परेचर नहीं एक्सीड हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा ड्रग जो है पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, चलो आगे समझ में। इसके बाद मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट है। पायरोजेन जो होते हैं मोनोसाइट को एक्टिवेट करके साइटोकाइनिन्स की रिलीज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम लोग मैट टेस्ट के नाम से जानते हैं, मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा, आखिरी है हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। पहला है हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर या इनोकुलेशन मेथड। मान लो हमने क्या किया, एक पेट्री डिश लिया और उस पेट्री डिश में हमने क्या किया, जो भी हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट था उसको डाला और उसमें हमने बैक्टीरिया को ऐड कर दिया। मान लो कि हमारा अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स अगर कंप्लीटली स्टेराइल होगा, अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट अगर हमारा कंप्लीटली स्टेराइल होगा, ऐसे जगह पे हमारा कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी कंडीशन में ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा ड्रग स्टेराइल नहीं हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता चला जाएगा। ये हमारा बैक्टीरिया का कॉलोनी है, 14 दिनों तक छोड़ देंगे। 14 दिनों के बाद में अगर इस तरह की ग्रोथ होती है तो मतलब कि हमारी चीजें प्रॉब्लम में। पेरेंटल प्रोडक्ट था, पेरेंटल प्रोडक्ट को इनोकुलेट किया। इनोकुलेट मतलब क्या होता है, इस पेट्री डिश में डाल के हमने बैक्टीरिया डाल के इसको 37 डिग्री टेम्परेचर पे 14 दिन के लिए छोड़ दिया। 14 दिन के लिए छोड़ोगे, स्टेराइल होगा तो कोई कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं है, और अगर नॉन स्टेराइल है तो ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाएगा। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है बेकार है। बहुत ही इजीली तरीके से समझा जा सकता है।
इसी तरह से मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट, तो बैक्टीरियल फिल्टर्स को लगाए जाते हैं, बैक्टीरिया का फिल्टर्स लगाया जाएगा, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए मेनली अचीव किया जाता है, और 0.45 माइक्रोमीटर का पोर साइज होगा, और उससे लार्जर जो साइज के बैक्टीरिया होंगे वो इजीली तरीके से ट्रैप हो जाएंगे, और इस सबसे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट क्या है, कंटामिनेशन वाले कंडीशन में है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसके बेस पे देखते हैं। Which of the following method is used to test the package integrity of the ampoules? Hammer test, spark test, methylene blue test या vacuum test? Hammer test, spark test, methylene blue test या vacuum test? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? मिथिलीन ब्लू टेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following test is used to detect the leak in the vials and bottles? ठीक है, मिथिलीन ब्लू टेस्ट, स्पार्क टेस्ट, हैमर टेस्ट, बोथ बी एंड सी। वायल्स एंड बॉटल्स का लिखा हुआ है, तो मिथिलीन ब्लू जो है ये एम्पूल्स के लिए करते हैं, स्पार्क टेस्ट और हैमर टेस्ट जो है ये दोनों वायल्स के लिए किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो आंसर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं, which of the following test B can be carried out during the autoclaving? Spark test, hammer test, methylene blue test, none of the above. आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मिथिलीन ब्लू टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, which of the following instrument is used in the clarity test for particulate matter in the petrol products? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नेफ्लोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी या लाइट डिसॉर्प्शन टेक्निक? बनाइए जल्दी से। चलो कृष्णा देखता हूं बेटा उसको मैं, है ना। चलो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेफ्लोमेट्री। ठीक है, which of the following method can be used to measure the electrical resistance for the clarity test in the parental products? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नेफ्लोमेट्री, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड सेंसर या काउल्टर काउंटर? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेस पे होगा। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा? काउल्टर काउंटर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेस पे है। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया हुआ है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, which method is described by the USP for the small volume perennials in the clarity test? Microscopic examination, light scattering, light obstruction based sensor या electrical resistance? क्लैरिटी टेस्ट के लिए चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा? लाइट ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड सेंसर मेथड। क्वेश्चन पूछा गया होगा, कंटेनर्स में बी रेंडर्ड फ्री फ्रॉम द पायरोजन बाय एडिक्वेट क्लीनिंग एंड बाय ऑटोक्लेविंग एट 120 डिग्री 121 फॉर द 15 मिनट्स, 210 फॉर द 3 to 4 आवर्स, ऑटोक्लेविंग एट 121 फॉर 1 आवर, हीटिंग एट 100 डिग्री फॉर 3 to 4 आवर्स। जीपैट 19 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ये, और भी बहुत जगह मैंने बताया भी है, स्टेलाइजेशन में भी बताया आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हीटिंग एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 4 आवर्स। लेक्मेन में मेंशन किया गया हुआ है, इससे पहले मैंने बताया हुआ भी है, एडिक्वेट क्लीनिंग फ्री फ्रॉम पायरोजन 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 4 आवर्स। चलो, which of the following substance are responsible for the most potent pyrogenic reaction as endotoxin in the pyrogen test? gram positive bacteria, gram negative bacteria, both gram positive and negative bacteria, neither gram positive nor gram negative bacteria? वेरी गुड प्रियंका, और किसने बताया ये चीज? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। endotoxins is produced mainly by the gram negative bacteria, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। Lamellus amoebocyte lysate test utilizes the enzyme activity which is extracted from mice, amoeba, horseshoe crab या Staphylococcus aureus? आंसर क्या होगा? माइस, अमीबा, horseshoe crab या Staphylococcus aureus? चलो सर क्या है हमारा? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट। वही सब क्वेश्चन है जो भी पढ़ाई किए हो, देखे हो एक बार सब चीजों को, और सो इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस ईयर सबके क्वेश्चन सबको सॉल्व करते जाओ, बनाते जाओ, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। हैमर टेस्ट से, क्लैरिटी टेस्ट से, स्पार्क ब्लू स्पार्क टेस्ट से। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजें आप लोगों ने बेहतर तरीके से की होगी। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। तो स्टाइल हो गया, अब ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरे नंबर पे जरूर से आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं।